तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS स्टार क्लासेस में। तो बच्चों आज हम आग सीरीज में संधारित्र तथा परावैद्युत के अतिलघुत्तरीय प्रश्नों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं संधारित्र तथा परावैद्युत के महत्वपूर्ण अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को। यहाँ आप लोग देख सकते हैं बच्चों कुछ प्रश्न लिए गए हैं अतिलघुत्तरीय के। उसके बाद इन प्रश्नों को करने के बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और वहां पे भी हम लोग अतिलघुत्तरीय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो नोटिस करेंगे बच्चों यहाँ पे पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है बच्चों धारिता का विमीय सूत्र तथा मात्रक लिखिए। सर धारिता क्या होता है। तो बच्चों किसी चालक कोई चालक हो गया तो यहाँ आप लोग देख सकते होंगे किसी संधारित्र की धारिता की परिभाषा। तो यहाँ तो संधारित्र की बात कर दिया है तो उसकी धारिता की परिभाषा पूछ लिया है, लेकिन यहाँ केवल धारिता पूछ लिया है। तो अगर संधारित्र और चालक कुछ नहीं लिखा है तो इस कंडीशन में आप लोग धारिता का क्या परिभाषा देंगे, ध्यान से सुनेंगे बच्चों। किसी चालक द्वारा धारिता का अर्थ होता है धारण करना। धारिता का अर्थ क्या होता है बच्चों, धारण करना। तो सर जी किसको धारण करना, तो आवेश को धारण करना। किसको धारण करना बच्चों, आवेश को धारण करना। ध्यान से समझेंगे यहाँ पे पहले का आंसर क्या होगा, किसी चालक द्वारा आवेश को, किसी चालक द्वारा आवेश को धारण करने की क्षमता को उस चालक का धारिता कहते हैं। क्या यह बात समझ में आया बच्चों। यानी अगर हमारे पास कोई चालक है, कोई भी कंडक्टर है, वह अपने अंदर कितना चार्ज स्टोर कर पा रहा है, कितने आवेश को धारण कर पा रहा है, उसकी जो क्षमता है आवेश धारण करने की, उसी को क्या कहते हैं बच्चों, चालक का धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, चालक का धारिता कहते हैं। आई होप यह पॉइंट क्लियर हुआ होगा। मात्रक सर जी क्या होता है, तो मात्रक बच्चों यहाँ आपको हम बता दे रहे हैं, मात्रक जो उसका होता है चालक के धारिता का, वह बच्चों होता है फैरड। क्या होता है बच्चों, फैरड। या कूलाम प्रति वोल्ट होता है। क्या होता है, कूलाम प्रति वोल्ट होता है। सर जी कैसे होता है, तो इस पॉइंट को जानने के लिए अभी जब हम लोग इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे बच्चों, इस डेफिनेशन को, तो यहाँ बहुत अच्छे से इसके मात्रक को समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी मात्रक पूछा है, सेम मात्रक वही होगा। कैसे है तो यहाँ से हम लोग जान लेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट से भी जान लेंगे, बस आप लोग ध्यान देंगे। पहला प्रश्न क्लियर हुआ होगा, किसी चालक द्वारा आवेश को धारण करने की जो क्षमता है बच्चों, उसी को क्या कहते हैं, चालक का धारिता कह देते हैं। मात्रा क्या होता है बच्चों, फैरड या कूलाम प्रति वोल्ट। अब बच्चों यही कह रहा धारिता का विमीय सूत्र बताइए। अब कहेंगे सर जी डेफिनेशन तो पूछा नहीं था। अरे ठीक है जी, डेफिनेशन नहीं पूछा था, बता दिए, कोई दिक्कत नहीं। मात्रक समझ में आया। अब विमीय सूत्र जान लीजिए क्या होगा। विमीय सूत्र बच्चों हम मात्रक से ही निकाल लेते हैं। कैसे, ध्यान देंगे। कूलाम क्या इसका मात्रक होता है बच्चों, आवेश का, और आवेश होता है Q, और Q बराबर होता है बच्चों I/T। क्लियर है। वोल्ट किसका मात्रक होता है सर जी, विभव का, तो V बराबर होता है W/Q। क्या होता है, W/Q। तो यानी कूलाम प्रति वोल्ट क्या होगा, Q/V। क्या होगा बच्चों, Q/V, और V बराबर W/Q। Q ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा Q²/W। Q बराबर क्या बताया बच्चों आपको, I/T का स्क्वायर, और बटे क्या है, W। तो I का जो विमीय सूत्र होता है बच्चों, एम्पियर, धारा को किससे नापते हैं, एम्पियर से, तो A हो जाएगा। T का यानी टाइम का जो विमीय सूत्र होता है, T होता है स्क्वायर है, तो इस पे भी स्क्वायर हो जाएगा, इस पे भी स्क्वायर। और कार्य का आप लोग विमीय सूत्र याद रख लेंगे, ml² T पे -2, ml² T पे -2। क्लियर है बच्चों। अब नोटिस करेंगे, यम को ऊपर भेजेंगे तो यम पे हो जाएगा -1, यल को ऊपर भेजेंगे हो जाएगा यल पे -2, टी को ऊपर भेजेंगे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो टी पे हो जाएगा पावर 4, क्योंकि यहाँ पहले से 2 है, और ए पे क्या है बच्चों, 2 है। तो यह विमीय सूत्र हो जाएगा बच्चों किसका, धारिता का। क्लियर है।
मात्रक समझ में आया, फैराड या कूलाम प्रति वोल्ट। और विमीय सूत्र क्या होगा बच्चों, m पे -1 l पे -2 और t पे पावर 4 इंटू a स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। पहला प्रश्न आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर पहला प्रश्न समझ में आया है बच्चों तो चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है बच्चों फैराड क्या है, एक फैराड में कितने पिको फैराड होते हैं। तो बच्चों नोटिस करेंगे अगर कभी भी आपको केवल पूछता फैराड क्या है तो इसका अर्थ है बच्चों एक फैराड क्या है। अरे ऐसे समझ लो, नहीं कुछ समझ में आ रहा तो ऐसे आम तरह फैराड क्या ठीक है, क्या तो लिखा गया है तो एक फैराड क्या है समझ लो, ऐसे ही ऐसे यक्स लिख दिए। कितना यक्स है सर जी, एक यक्स है। फैराड लिखने कितना फैराड है, एक फैराड है। तो एक फैराड क्या है और एक फैराड में कितने पिको फैराड होते हैं, यही प्रश्न हमसे क्या किया है, पूछा है। तो अभी हमने देखा कि सर जी फैराड तो मात्रक धारिता का था, तो इसका मतलब इससे अगर हम कोई रिलेशन निकालें, हमने धारिता का बच्चों देखो धारिता को बच्चों C से दर्शाते हैं और यह होता Q/V, अभी आपको हमने बताया इसके मात्रक से। धारिता का जो सूत्र होता है बच्चों वह क्या होता है, Q/V। किसी भी चालक की धारिता तो C बराबर Q/V। इस सूत्र से बच्चों हम फैराड के बारे में जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी का मात्रक तो आखिर हुआ फैराड, या फिर जिसको कहे हैं क्या, कूलाम प्रति वोल्ट। इसी का तो मात्रक था कूलाम प्रति वोल्ट। तो फैराड क्या है ध्यान देंगे, फैराड मतलब एक फैराड। अगर बच्चों हम किसी चालक को 1 वोल्ट विभवांतर पर, यदि किसी चालक को 1 वोल्ट विभवांतर पर 1 कूलाम आवेश क्या करें, दें। यदि किसी चालक को 1 वोल्ट विभवांतर पर कितना आवेश दें, 1 कूलाम आवेश दें, तो उस कंडीशन में उस चालक की जो धारिता होगी बच्चों, तो आप लोग देख सकते हैं C बराबर 1/1 यानी कितना आएगा, 1 फैराड। क्या यह बात समझ में आया सर जी, नहीं समझ में आया लिखिए, लिखते हैं ध्यान दीजिएगा। यदि किसी चालक को, यदि किसी चालक को 1 वोल्ट पर 1 कूलाम आवेश दे तो उस 1 कूलाम आवेश दे तो उस चालक की धारिता 1 फैराड, फैराड को यह भी लिख सकते हो, होगी। समझ में आया बच्चों। यानी यदि किसी चालक को 1 वोल्ट पर 1 कूलाम आवेश दे तो उस चालक की धारिता कितनी होगी, 1 फैराड होगी। क्लियर हुआ होगा बच्चों। अब पूछा 1 फैराड में कितने पिको फैराड है, तो इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा बच्चों। 1 फैराड में जो होता है 10 पे 12 पिको फैराड होता है। कितना होता है, 10 पे 12 पिको फैराड। अगर पिको फैराड को फैराड में बदलें तो 1 पिको फैराड बराबर होता है 10 पे -12 फैराड। इस पॉइंट को याद रखेंगे। प्रश्न में बच्चों पिको फैराड में धारिता का मान दिया रहता है, उसको फैराड में चेंज करने के लिए 10 पे -12 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। क्लियर है। तो 1 फैराड में कितने फैराड, कितने पिको फैराड, 10 पे 12 पिको फैराड। क्लियर हुआ बच्चों दूसरा प्रश्न। अगर दूसरा प्रश्न क्लियर है तो चलते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर, और क्वेश्चन नंबर 3 को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बच्चों क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बच्चों किसी संधारित्र की धारिता की परिभाषा तथा मात्रक लिखें। कहेंगे सर जी किसी संधारित्र की धारिता, धारिता 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 इस सभी से तो रिलेटेड था। अरे था क्या सर जी, ये हमने देखा C बराबर Q/V, यानी किसी चालक की धारिता हुआ, किसी संधारित्र की धारिता हुआ, क्या होगा, Q/V होगा। अगर आपको प्रश्न में नहीं कहा गोलीय चालक है या गोलीय संधारित्र, तो गोली की बात करता तो बच्चों यह होता C बराबर 4πε0r। चूंकि इसका बात कहा नहीं है। समांतर प्लेट संधारित्र कहता तो बच्चों इसका धारिता होता है ε0t/d। चूंकि इसका बात कहा नहीं है, केवल कह दिया किसी संधारित्र की धारिता का परिभाषा, तो हमारा यही सूत्र होगा बच्चों C बराबर Q/V। तो यहीं से आइए परिभाषा निकालते हैं। कैसे निकालेंगे सर जी, किसी चालक को, नोटिस करेंगे बच्चों, किसी चालक को Q कूलाम, किसी चालक को आवेश
दिया जाए तो कहेंगे सर जी यहाँ संधारित्र है, तो चालक की जगह पे आप संधारित्र लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी संधारित्र को आवेश दिया जाए तो संधारित्र को दिया गया आवेश, संधारित्र को दिया गया आवेश, मान लीजिए कितना आवेश दिए Q, तथा संधारित्र के प्लेटों के माध्य, प्लेट क्या होता है अभी हम लोग जानेंगे आगे बच्चों, परेशान मत होइएगा। संधारित्र के प्लेटों के माध्य उत्पन्न विभवांतर V, उत्पन्न विभवांतर V के अनुपात को उस संधारित्र की धारिता कहते हैं। क्या बच्चों कहते हैं? उस संधारित्र की धारिता कहते हैं। क्या यह बात समझ में आया? किसी संधारित्र को आवेश दिया जाए तो संधारित्र को दिया गया आवेश Q तथा संधारित्र के प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V के अनुपात को उस संधारित्र की धारिता कहते हैं। यानी C बराबर क्या बच्चों? Q अपान V। क्लियर है बच्चों? C बराबर Q अपान V। कह रहा मात्रक, तो मात्रक तो अभी आप लोग देखते ही आ रहे हो, फैराड है, कूलाम प्रति वोल्ट है, तो इसका मात्रक बच्चों हो जाएगा फैराड या कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट। क्या यह पॉइंट समझ में आया? अगर यह पॉइंट समझ में आया बच्चों तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान देंगे। कह रहा है एक आवेशित संधारित्र तथा एक वैद्युत सेल में मूल अंतर क्या है? कह रहा बच्चों एक आवेशित संधारित्र और एक वैद्युत सेल में मूल अंतर क्या है? यानी अगर कोई आवेशित संधारित्र है और एक सेल है, इसमें अंतर क्या है? बच्चों दोनों का वर्क जो होता है, वर्क पहले जान लीजिए। जो आवेशित संधारित्र होता है इस ये भी काम करता है क्या करने के लिए? आवेश देने के लिए, किसी परिपथ को चलाने के लिए, किसी यंत्र को चलाने के लिए। जो बच्चों वैद्युत सेल होता है ये भी क्या करता है? किसी यंत्र को चलाता ही है। यानी दोनों का काम है किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को, किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में लगे हुए किसी यंत्र को क्या करना? चलाना। तो अंतर इसमें कहां से आ गया? तो अंतर बच्चों ध्यान से समझेंगे। अंतर अगर हम बात करें इसका तो नोटिस करेंगे वैद्युत सेल द्वारा ली गई जो धारा होती है, वैद्युत सेल द्वारा ली गई धारा, यानी अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक सेल है तो भी करंट देगा यंत्र को चलाने के लिए। आवेशित संधारित्र है तो भी करंट देगा यंत्र को चलाने के लिए। तो वैद्युत सेल द्वारा ली गई जो धारा होती है बच्चों, वैद्युत सेल द्वारा ली गई धारा नियत होती है। क्या होती है? नियत। मतलब अगर सेल हमारा 5 वोल्ट का है तो उससे 5 वोल्ट तक के ही करंट को हम ले पाएंगे, उससे ज़्यादा करंट नहीं ले पाएंगे, नियत है। लेकिन बच्चों जो आवेशित संधारित्र है, आवेशित संधारित्र द्वारा ली गई धारा नियत नहीं होती। ली गई धारा नियत नहीं होती। सर जी कैसी होती है? नियत नहीं होती। आप जो है उससे पर्याप्त मात्रा में धारा ले सकते हैं। संधारित्र जो बच्चों क्या करता है, अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर लेता है। जो संधारित्र होता है वह अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर लेता है। किसी परिपथ को चलाना है, पूरा एनर्जी झोंक देगा। ऐसा नहीं 2 वोल्ट देगा, 3 वोल्ट देगा, चल नहीं। जितना तुमको चाहिए उतना एनर्जी मुझसे ले लो, इतना इलेक्ट्रिक एनर्जी मुझसे क्या कर लो? ले लो, यानी उतना ही मतलब। लेकिन आज जो आवेशित संधारित्र द्वारा जो ली गई धारा होती है वह नियत नहीं होती है। क्लियर है बच्चों? चौथा प्रश्न समझ में आया? चौथा समझ में आया तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। कह रहा बच्चों क्या कोई ऐसा चालक है,
क्या कोई ऐसा चालक है जिसे असीमित आवेश दिया जा सके? मतलब क्या सर जी? मतलब जैसे मान लीजिए आप चालक हैं, मान लो हम ही हैं चालक हैं और हमें भोजन की आवश्यकता है, तो हम कितना भोजन कर सकते हैं? 2 रोटी, 4 रोटी, 6 रोटी, थोड़ा सा चावल, 8 रोटी खा लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अरे 10 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, 10 रोटी खा लेंगे, कुछ चावल भी खा लेंगे। नहीं खा पाएंगे, अरे समझ लो जी। उसी प्रकार यहाँ पे कह रहा है उससे ज़्यादा तो हम खा नहीं पाएंगे। उसी प्रकार कह रहा है क्या कोई ऐसा चालक है जिसे असीमित आवेश दिया जाए? हम आपसे कह दें क्या कोई ऐसा व्यक्ति है, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे असीमित भोजन दिया जा सके? मतलब उसको भोजन हम देते रहे, वो लीलता रहे क्या करते रहे? मतलब खाता रहे। उसको हम भोजन दें, वो खाए, भोजन दे खाए, जितना भी दें उसको खाए, वो खाता चला जाए। ऐसे रामायण में कौन था? रावण का जो भाई था कुंभकर्ण, जो सोता था खूब, कितना भोजन बनता था, खाता था, भोजन बनता था, खाता था। उसी प्रकार बच्चों आप तो दरिद्र होंगे नहीं, मतलब उस तरह के, सॉरी इसके लिए, मतलब आप तो ऐसा होंगे नहीं कि आपको जितना भोजन मिले खाते रहें। उसी प्रकार यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चों, क्या ऐसा कोई चालक है जिसे असीमित आवेश दिया जा सके? मतलब पर्याप्त मात्रा में आवेश दो। कुंभकर्ण की तरह भोजन करा हुआ करता ही रहेगा, कुंभकर्ण की तरह आवेश तो वह लेता ही रहेगा, वह मना नहीं करेगा। क्या कोई ऐसा चालक है? तो बच्चों आपको बता दें ऐसा कोई चालक है, सिर्फ एक ही, वह आपका है अर्थ। क्या है बच्चों? अर्थ। पृथ्वी जो है बच्चों, उसको आप कितना भी चार्ज दें वह उसको स्टोर करती रहेगी। पृथ्वी को आप कितना भी चार्ज दें वह क्या करती रहेगी? स्टोर करती रहेगी, अपने अंदर संचित करती रहेगी। तो ऐसा कौन सा चालक है जो असीमित आवेश ले सकता है? तो वह कौन है बच्चों? पृथ्वी है। आई होप आपको यह सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर सभी प्रश्न समझ में आया है तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और कुछ और अति लघु उत्तरीय प्रश्न के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आज के अपने नए स्लाइड पर, और इस स्लाइड में हम लोग अति लघु उत्तरीय के कुछ और प्रश्न लिए हैं। आइए देखते हैं यह प्रश्न क्या है। यहाँ बच्चों देखिए प्रश्न नंबर 6 कह रहा है क्या, किसी संधारित्र की प्लेटों के माध्यम परावैद्युत पदार्थ रखने से उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चों इस पॉइंट को नोटिस करेंगे, अगर आपका प्रश्न केवल ऐसे ही कह रहा है कि अगर कोई संधारित्र है और उसकी प्लेटों के मध्य हम क्या रख दे रहे हैं? कोई परावैद्युत पदार्थ रख दे रहे हैं। बच्चों मान लीजिए इस तरह से कोई हमारा समांतर प्लेट संधारित्र है और यहाँ प्रश्न में बैटरी वैटरी की कोई जिक्र ही नहीं किया है और कह दे इस संधारित्र के मध्य में हमने क्या रख दिया? कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया इस तरह से, जिसका परावैद्युतांक है। तो कह दे इसके धारिता, मान लो यह संधारित्र था, पहले इसका कुछ धारिता रहा होगा C बराबर Q अपान V। अब कह दे बच्चों जब हमने इस संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख दिया, अब यह धारिता पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बच्चों इसकी जो धारिता होगी वह बढ़ जाएगी। धारिता क्या होगी बच्चों? बढ़ जाएगी। सर जी कितना हो जाएगा? तो बाद में बच्चों जो बाद में यानी मीडियम रखने के बाद जो धारिता होगा वह पहले निर्वात, जब वहाँ कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा गया, उस धारिता का K गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? K गुना। मतलब सर जी जैसे इसका परावैद्युतांक 2 है तो 2 गुना हो जाएगा, 3 है तो 3 गुना। इस जो परावैद्युत पदार्थ रखे उसका कुछ मान होता है, अभी आगे जानेंगे हम लोग जब लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे पूरा अच्छी तरीके से, या पहले चैप्टर में ही आप लोग इसके बारे में पढ़ लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 3 है तो 3 गुना धारिता हो गया। क्लियर है बच्चों? तो किसी संधारित्र के प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रखने से उसके धारिता पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो धारिता बढ़ जाता है। सर जी कितना बढ़ता है? तो जो परावैद्युत पदार्थ रखते हैं जितना उसका मान होता है उतना गुना क्या होता है? बढ़ जाता है। क्लियर है बच्चों? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। कह रहा 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड तथा 3 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में जुड़े हैं बच्चों? समांतर। तो नोटिस करेंगे बच्चों संधारित्र के लिए जो समांतर क्रम होता है, समांतर क्रम, उसके लिए जो नेट धारिता होता है बच्चों वह होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी तीनों धारिताओं को क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। 4 2 है तो 4 को जोड़ लेंगे, 5 है तो 5 को जोड़ लेंगे। अगर श्रेणी क्रम है बच्चों तो इसका जो होता है 1/C बराबर होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 कहेंगे। सर जी इस तरह का तो हम पढ़े हैं, आगे भी इसी तरह से जोड़ लेते हैं।
हाँ बच्चों, प्रतिरोध में पढ़े होंगे कक्षा 10 में या फिर अभी तक आप लोग पढ़े होंगे, तो प्रतिरोध में इसका उल्टा होता है बच्चों। अगर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है तब तो सूत्र यह होगा, और समांतर क्रम में है तो सूत्र यह होगा, लेकिन संधारित्र में समांतर क्रम में यह होता है और श्रेणी क्रम में यह होता है। तो यहाँ बच्चों किस क्रम में जुड़ा, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम के लिए सी नेट जो हो जाएगा बच्चों C1 + C2 + C3। तो पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, 3 2 5 1 6 माइक्रोफैरड। कितना माइक्रोफैरड हो जाएगा बच्चों, 6 माइक्रोफैरड हो जाएगा तुल्य धारिता इन तीनों संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर। क्लियर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 8 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। आई होप आप लोग को यह सभी प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। अति लघु उत्तरी प्रश्न है, इस वजह से हम फास्ट चल रहे हैं ताकि जल्दी से समाप्त हो। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, कह रहा है किसी संधारित्र की धारिता C फैरड है और इस पर, यानी किसी संधारित्र की जो धारिता है बच्चों वह C फैरड है और इस पर Q कूलाम क्या है, आवेश है। तो कह रहा है इस पर संग्रहित ऊर्जा कितनी होगी। बच्चों वास्तव में यह आपका सूत्र है और यहाँ पे सूत्र ही पूछ लिया है। तो यह कैसे होता है डिराइवेशन में हम लोग उत्तरी प्रश्न में जानेंगे, पार्ट 3 में। इसमें सूत्र पूछ लिया, तो सूत्र क्या होगा बच्चों, यह होता है आपका 1/2 Q² C। डायरेक्ट याद रखेंगे, यदि किसी संधारित्र की धारिता C है और उस पर Q कूलाम आवेश है तो सूत्र होगा U = Q² C। किसका होगा बच्चों, संचित ऊर्जा का। क्लियर है। यही जस्ट क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लेते हैं। ऊर्जा घनत्व पूछ लिया बच्चों। तो जब हम बच्चों ऊर्जा घनत्व क्या होता है, किसी एनर्जी में हम आयतन से भाग देते हैं, यानी वॉल्यूम, यानी आयतन से जब भाग देते हैं तो हमें मिलता है बच्चों ऊर्जा घनत्व, यानी स्मॉल u। क्या मिलता है बच्चों, स्मॉल u। सर जी डेफिनेशन क्या होगा, तो जान लो पहले स्मॉल u होता क्या, तो यह होता है 1/2 ε0 E²। यही होता है ऊर्जा घनत्व, यही होते हैं आपके क्या, ऊर्जा घनत्व। इसका डिराइवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि हम लोग पार्ट 3 में करेंगे। यह ऊर्जा घनत्व का सूत्र है बच्चों। इसका जो मात्रक होता है यह होता है जूल प्रति मीटर क्यूब। अब यहाँ से डेफिनेशन समझो। जूल तो ऊर्जा का मात्रक है, मीटर क्यूब आयतन का मात्रक है। तो बच्चों डेफिनेशन इसका क्या होता है ऊर्जा घनत्व का, तो 1 मीटर क्यूब में, या फिर इसी को ऐसे भी कहते हैं एकांक आयतन में, एकांक आयतन में, या तो कहें 1 मीटर क्यूब में या तो एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। क्या यह बात समझ में आया। ऊर्जा घनत्व क्या है बच्चों, तो एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। मतलब सर जी समझ नहीं आया, मतलब यह पूरा चालक है और इसको हम ऊर्जा दे रहे हैं आवेश के रूप में, वैद्युत ऊर्जा दे रहे हैं, देते जा रहे हैं। तो इसका आयतन कुछ होगा, तो 1 मीटर क्यूब आयतन ले लो। इतने बड़े आयतन में से आप 1 मीटर क्यूब आयतन ले लो और इस 1 मीटर क्यूब आयतन में कितना ऊर्जा हमने दिया, वही क्या कहलाएगा बच्चों, ऊर्जा घनत्व कहलाएगा। आई होप आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। तो 9वां प्रश्न यहाँ तक क्लियर है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग इसको जरूर याद करेंगे। कहेंगे सर जी बताएंगे नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं बताएंगे। इसको आप ढूंढेंगे, पढ़ेंगे बहुत अच्छे से और इसको आप कंप्लीट जरूर करेंगे। नहीं आएगा तो कमेंट कर देना, बता देंगे जरूर। तो 9 प्रश्न क्लियर है बच्चों। 10वां आपका होमवर्क प्रश्न है जो कि आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर कंप्लीट कीजिएगा। तो हमने बच्चों संधारित्र तथा परावैद्युत के अति लघुत्तरी प्रश्न के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते थे उसको हमने सॉल्व कराया। अब मिलेंगे बच्चों हम लोग पार्ट 3 में, जिसमें हम लोग लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्न के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि चैनल ग्रो होता रहे और हम आपको और अच्छा कंटेंट देते रहें। बच्चों तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।